अभी अभी जिन्होंने इस बहुत बड़े आयोजन का सुरीला प्रारंभ कर दिया है, ऐसी नागपुर निवासी सभी जनों को चिरपरिचित हमारी वहिनी कांचनताई गडकरी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, प्राचार्य श्री प्रमोद पडोले जी, इस स्पीक मकाय के विद्यमान अध्यक्ष प्रोफेसर आर.एम. तिवारी जी, कुंदाताई माहुरकर जी, सुचेताताई कुलकर्णी जी, वाइस चांसलर मृणालिनी फडणवीस जी, और इस पूरे आयोजन के पीछे जिनकी तपश्चर्या है और जो मंच पर नहीं दिखाई देते मगर जिनके कारण आज यहाँ हम एकत्रित आए हैं और ये सारा संगीत का आंदोलन चला है, ऐसे आदरणीय किरण सेठ जी और सभी छात्र, उनके साथ आए हुए अन्य सभी भाइयों और बहनों, नागपूर शहरात आहे त्यामुळे मराठीतून मी सगळ्यात आधी सगळ्यांना अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो आणि आयोजकांना धन्यवाद देतो की त्यांनी मला या कार्यक्रमात सहभागी करून घेतलं। वैसे आपने मन ही मन में आकलन बनाया होगा कि कांचनताई जैसी, वो भी एक संगीत की साधक है, तो उनका गाना सुनना बड़ा आनंददायी होता है। यद्यपि गाने वाले को हमेशा इतना आसान नहीं होता है, गाना प्रस्तुत करना इतना आसान नहीं होता, सुनना बड़ा आसान होता है। और भाषण के बारे में ये कहते हैं कि भाषण देना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा कठिन है, और आप सब लोग सहमत होंगे मेरे से। तो मैं एक कहानी से प्रारंभ करता हूँ, संक्षेप में बोलूँगा, बहुत ज़्यादा विस्तार से भाषण करने का ये प्रसंग नहीं, ये तो हम सूरों भरी शाम का आनंद लेने आए हैं। मगर ये कहानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से जुड़ी है। हो सकता है ये किंवदंती हो, पता नहीं कितनी सही, मगर जब आइंस्टाइन को तो जानते हैं ना, सभी छात्र हैं, तो आइंस्टाइन ने जब रिलेटिविटी थियरी प्रकाशित की तब उसको हर समय, हर दिन लगभग कहीं न कहीं निमंत्रण आता गया कि आप आइए और रिलेटिविटी थियरी बताइए और भाषण करिए। तो ऐसे लगभग 100-125 भाषण हो गए। तो जब 126वां भाषण देने के लिए वो अपनी कार से किसी एक गांव जा रहा था, तब उसने ड्राइवर को कहा कि मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, बड़ी बोरियत है, सब जगह जाओ, उसी भाषण की लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड लगाओ, किसी को कोई समझता नहीं, चेहरे कोरे होते हैं, वैसे भी विज्ञान का विषय समझना इतना आसान नहीं होता। तो बोले मैं बहुत बोर हो गया हूँ और ये कब बंद होगा मुझे पता नहीं। तो ड्राइवर ने कहा कि हुजूर, विनम्रता से मैं कहूँगा कि मैं भी तो आपके भाषण सुनना मुझे भी बाध्य हो रहा है, क्योंकि मैं भी इतने भाषण सुनता रहा, और अगर आप कहेंगे तो मैं ही आपके नाम से वहाँ प्रस्तुत होता हूँ, अपने आप को बोलता हूँ कि मैं आइंस्टाइन हूँ। वैसे भी उस समय कोई फेसबुक वगैरह तो था नहीं, तो किसी को आइंस्टाइन कैसे दिखते हैं पता भी नहीं था। तो ड्राइवर ने कहा कि मुझे अवसर दीजिए, मैं आपका पूरा भाषण कंठगत किया है, आई हैव बाय हार्टेड लाइन बाय लाइन एंड आई कैन प्रेजेंट द स्पीच विदाउट एनी मिस्टेक, जस्ट टेस्ट माई कैपेसिटी। तो आइंस्टाइन ने कहा देखते हैं बच्चम जी को कितना समझा है। तो आइंस्टाइन ड्राइवर की सीट पर बैठे, ड्राइवर पीछे बैठा। जब मंच के मतलब कार्यक्रम स्थल पर आए तो ड्राइवर ने अपना परिचय आइंस्टाइन के रूप में करा दिया। वहाँ किसी को पता नहीं था, लेकर आए मंच पर। फिर कहा गया कि अब भाषण होगा, तो वो आए और बड़े अच्छे तरीके से 45 मिनट उद्बोधन किया, कोई गलती नहीं। आइंस्टाइन उधर बैठा था ऑडियंस में। भाषण समाप्त हुआ, तालियों की बौछार हुई। फिर मंच पर बैठ गए तो आयोजक आए, उन्होंने कहा व्हाट ए वंडरफुल स्पीच, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो अब आइंस्टाइन को लगा कि आप देखते हैं ये कैसे प्रश्नों का जवाब देता है। तो पहला प्रश्न किसी श्रोता ने पूछ लिया, तो वहाँ से बैठे हुए ड्राइवर महोदय फिर पोडियम पर आए, उन्होंने कहा सच ए सिंपल क्वेश्चन, व्हाई शुड आई आंसर, लेट माय ड्राइवर आंसर दिस। और उन्होंने आइंस्टाइन को ही खड़ा किया और जिसने सवाल का जवाब दिया।
तो कहानी का तात्पर्य ये है कि भाषण देना तो आसान होता है, सुनना बड़ा कठिन होता है, और मैं इसको जानता हूँ, इसलिए मैं कोई आपको यहाँ पर बोर करने की मुद्रा में नहीं हूँ। चंद विचार केवल आयोजकों ने मुझे बुलाया है तो आपके सम्मुख साझा करूँगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसका दायित्व इन दिनों मेरे पास है, तो हम कई बार संगीत के विषय में सोचते भी रहते हैं, कुछ कार्यक्रम भी करते रहते हैं। विदेशों में भारतीय संगीत को बढ़ावा देना और उस माध्यम से भारतीय संस्कृति का आकलन बनाना, ये हमारे काम का मुख्य हिस्सा है। मगर भारत की संस्कृति भारत जैसी है, मतलब वो बड़ी आकर्षक तो है मगर समझने के लिए बड़ी कठिन है। लोगों को समझाना समझना इतना आसान नहीं है। मगर ये भी सही है कि भारत की जो परिकल्पना है उसमें अगर कल्चर, संस्कृति को हम निकाल दें तो बहुत कुछ बचता नहीं, और संस्कृति में से अगर संगीत को हम माइनस करें तब भी बहुत कुछ बचता नहीं। इतना अन्योन्य संबंध है संगीत का और संस्कृति का। मगर चुनौतियां तो हैं, और यहाँ पर बहुत अनुभवी लोग इस पूरे आंदोलन को जिन्होंने शक्ति प्रदान की और जो उसके साथ बरसों से जुड़े रहे हैं, ऐसे महानुभाव बैठे हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे संगीत को लोगों के, और लोगों के मतलब न केवल भारत के मगर भारत के बाहर के भी लोगों के आकलन का अगर विषय बनाना है, तो जैसे अभी कांचनताई कह रही थी कि संगीत एक साधना है, ये लोगों को जताना पड़ेगा। म्यूजिक इज नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट, and this particular convention is not an event, quote unquote, and the organizers are not event managers. Many a times we confuse between culture and entertainment. Of course, there are several things in our culture which entertain us. कई सारी बातें हैं जो हमारा मनोरंजन करती भी है, मगर मनोरंजन ये संस्कृति नहीं है, और संस्कृति की व्याख्या मनोरंजन से नहीं की जा सकती। संस्कृति एक बहुत व्यापक संकल्पना है, और उसको समझाने के लिए संगीत का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि संगीत एक साधना है। संगीत में जो राग है, संगीत में जो घराने हैं, इन सभी के पीछे कोई एक सिद्धांत है, कोई एक फिलॉसफी है, कोई एक तत्वज्ञान है। हमारे यहाँ जो शास्त्रीय नृत्य है, आप में से कई सारे नृत्य के साधक भी होंगे, तो नृत्य की हर एक मुद्रा कुछ एक संदेश देती है। वो जिम्नास्टिक्स नहीं है, वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, उसके पीछे कुछ एक आध्यात्मिक संदेश है, कुछ एक चिंतन है, कुछ एक सिद्धांत है। और इसको समझाते समझाते हमें संगीत के साधक, और संगीत की दुनिया में तो बहुत सारे विषय आते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो वाद्यों के आधार पर संगीत की प्रस्तुति करते हैं वो है, वोकल म्यूज़िक वाले हैं, वोकल संगीत वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटल वाले हैं, इसी के साथ साथ शास्त्रीय वाले हैं, सुगम वाले हैं, लोक संगीत वाले और लोक गीतों वाले हैं। तो इन सारों का आनंद उठाते उठाते आनंद उठाने वाले रसिकों को हमें बताना चाहिए कि संगीत केवल आनंद तक सीमित नहीं है। आनंद तो है, ऑफ कोर्स वी लिसन टू म्यूजिक फॉर एंजॉयमेंट, बट इट इज़ नॉट जस्ट एंजॉयमेंट, इट इज़ मच मोर देन दैट। एंड टू दोज हु आर प्रेजेंटर्स ऑफ म्यूजिक, आप में से भी कल कुछ लोग प्रेजेंटर बनेंगे, आप गाएंगे, वादन करेंगे, कोई वायलिन सीखेगा, कोई हारमोनियम सीखेगा, तो उसके साथ जो एक टेक्निक जुड़ा है, उस टेक्निक के भी परे जाना है। जो आनंद की ओर से देखते हैं उन्होंने आनंद के परे जाना है, और जो तंत्र उसके टेक्नोलॉजी और टेक्निक तक सीमित रखते हैं उन्होंने उसके भी परे जाना है। ऐसा अगर हम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि वी वुड बी एबल टू कल्टिवेट एन एनलाइटेंड ऑडियंस। जी, इसकी आज ज़रूरत है। कई बार ऐसे कार्यक्रमों में लोग बोलते हैं कि आपको संगीत में बड़ी रुचि है, तो लोग कहते हैं नहीं वैसे तो मुझे समझता नहीं, मगर मैं कानसेन हूँ, अच्छा कानसेन हूँ, मतलब मैं श्रवण भक्ति अच्छी कर सकता हूँ, सुनता हूँ। तो कुछ लोग तानसेन होते हैं, कुछ लोग कानसेन होते हैं। मैं मानता हूँ कि स्पीक मकाय का जो पूरा मिशन है वो कानसेन को कम से कम जानसेन बनाने का है। जानसेन, मराठी में जान शब्द है, इसका मतलब है आकलन, अंडरस्टैंडिंग।
तो ये केवल रसिकता और आनंद तक सीमित न रहे, ये आकलन तक पहुँचे, अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचे। मैं मानता हूँ कि यह हमारा मिशन होना चाहिए, जिसके चलते संगीत और संगीत के प्रति प्रेम, और वो भी एक सुलझा हुआ प्रेम, केवल आकर्षण नहीं, ये निर्माण होगा, जिसके माध्यम से हम साधना की ओर बढ़ पाएंगे। वैसे छात्रों के लिए मैं ये कहूँगा कि संगीत का और भारतीय पारंपरिक जीवन का एक अन्योन्य संबंध है। बच्चे को सुलाते समय माँ गाती है, वो कोई बहुत बड़ी संगीत की विशारद होती नहीं, मगर उस काम के साथ उसकी जो लगन है, उसके कारण उसको गाना भी एक सहज रूप में संभव होता है। पुराने ज़माने में, अभी यहाँ पर बैठे हुए स्कूली बच्चों को पता भी नहीं होगा, आज तो मिक्सर ग्राइंडर का युग है, मगर जब ग्राइंडिंग स्टोन हुआ करता था, उस समय ग्राइंड करते करते भी माताएं गाती थी। ये भी श्रम से संगीत का संयोग था। हमारे किसान खेतों में कटाई करते समय, बुआई करते समय भी गाते हैं। ये भी एक दृष्टि से जीवन का अंग बन गया था। कई लोग यात्रा में गाते हैं, जाते जाते गाना उनको अच्छा लगता है, आनंद की अभिव्यक्ति है। तो यही है, मैं मानता हूँ कि हमारे जिंदगी का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया है, और इसलिए जीवन भी सुरमय होता है, और सुरों का हमारे जीवन के साथ एक ऐसा घनिष्ठ संबंध निर्माण होता है कि हम जीवन और संगीत इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये भारतीय संगीत की खूबी है। विश्व में कहीं भी जाइए, ऐसा नहीं कि संगीत की परंपरा केवल हमारे यहाँ है। जापान में भी संगीत है, अफ्रीकन संगीत भी है, लैटिन अमेरिकन संगीत है, यूरोपियन संगीत है, मगर वहाँ कहीं भी संगीत का संबंध जीवन से जितना भारत में घनिष्ठता से जुड़ा है, उतना विदेश में नहीं है। और इसलिए हमारे द्वारा संगीत की साधना होना, अर्चना होना, इसका एक विशेष महत्व है। मैं अंत में केवल इतना ही कहूँगा कि आज हमारी जो जीवन शैली है वो संगीत स्नेही बने, और हमारा संगीत भी जीवन स्नेही बने। ये होगा तो जीवन संगीत भी निखर कर सामने आएगा, और हम जीवन के और संगीत के आनंद को उठा पाएंगे। मैं मानता हूँ कि स्पीक मकाय का ये जो प्रयास है वो देश विदेश में पहुँचा भी है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को प्रसन्नता होगी अगर स्पीक मकाय के साथ मिलकर हम भारतीय संगीत का आकलन बढ़ाने के लिए विश्व में भी कुछ कर पाएंगे। पुनः एक बार आपने मुझे बुलाया और छात्रों को और सभी प्रतिभागियों को संबोधित करने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस 8वें परिषद को दिल की गहराइयों से शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।